हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटर से रिलेटेड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 हम लोग स्टडी कर चुके हैं और अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2, जिसके अंदर हम लोग मेजरली जो स्टडी करेंगे वो होगा कैपेसिटर्स वाला टॉपिक। तो कैपेसिटर्स को बेसिकली हम लोग कंडेंसर्स का भी नेम देते हैं। क्या नेम देते हैं? कंडेंसर्स का भी। तो अगर तो आप लोगों ने कैपेसिटर्स को कभी देखा हो तो आपके पंखों के अंदर भी लगे होते हैं, आपके मोबाइल के अंदर भी लगे होते हैं। महज हर वो चीज़ जिसको आप देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे घर के अंदर काम कर रही है, उन सब के अंदर कैपेसिटर होता है। इवन आपकी ट्यूबलाइट के अंदर भी कैपेसिटर होता है, पंखे के अंदर कैपेसिटर होता है, मोबाइल्स के अंदर हंड्रेड्स ऑफ कैपेसिटर्स होते हैं। इसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं कंडेंसर्स का। अगर तो आप लोगों ने कभी कैपेसिटर नहीं देखा तो मैं आप लोगों के लिए एक कैपेसिटर लेकर भी आया हुआ हूँ, जो कि ये है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा गौर से नज़र आ रहा हो, ये 4G का कैपेसिटर है 3.5 माइक्रोफेरेड की वैल्यू का, जिसके अंदर बाकी हमारी चीज़ें हैं जैसा वोल्टेज वगैरह इसके अंदर गिवन है। ये कैपेसिटर मैंने एक पंखे से निकाला है। दिस इज़ अ कैपेसिटर फ्रॉम अ फैन। सर, मोबाइल के अंदर कैपेसिटर का क्या काम होगा, बाकी डिवाइसेस के अंदर क्या काम होगा कैपेसिटर का, तो वो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। एक कैपेसिटर हम लोग, ये एमडी कैट रिलेटेड लेक्चर है, तो ये जो कैपेसिटर है ये बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिक यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इतना तो सबको ही आइडिया होता है। तो यूज टू स्टोर, ये किसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस के साथ एक और चीज़ को भी स्टोर करता है, पता है वो क्या है? वो एक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को भी अपने अंदर स्टोर कर देता है। इस कैपेसिटर को अगर तो हम लोगों ने डायग्रामेटिकली शो करना है, तो हम लोग ये कहते हैं कि कैपेसिटर को हम लोग इस तरह से शो कर सकते हैं एक सर्किट के अंदर। चलो, मैं इसके साथ एक बैटरी भी कनेक्ट कर देता हूँ, मैं इसके साथ एक रेजिस्टर भी अटैच कर देता हूँ। तो आप लोगों को ये कैपेसिटर मिल चुका है। अच्छा, कैपेसिटर का हम लोगों ने कहा इलेक्ट्रिक चार्जेस स्टोर करने का फंक्शन है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। भाई, अगर तो यहां से मैंने बैटरी को अटैच किया और यहां से पॉजिटिव चार्जेस मूव ऑन करेंगे इस वायर के अक्रॉस, तो यहां पर क्या स्टोर हो जाएंगे? पॉजिटिव। और यहां पर इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल वाले के साथ क्या स्टोर हो जाएंगे? नेगेटिव चार्जेस हमारे स्टोर हो जाएंगे। और बीच में हमारे पास क्या डेवलप हो जाएगा? एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या नेम देंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नेम देंगे। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, एज यू कैन सी इट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक चीज़ आ जाती है जो कि हमें देखनी पड़ती है कि ये जो कैपेसिटर है ये एनर्जी स्टोर करता है, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस स्टोर करता है, किस फॉर्म के अंदर स्टोर करता है? तो हम लोग कहते हैं कि ये स्टोर करता है, एक एमसीक्यू आ जाता है हमारे पास। एमसीक्यू के अंदर ये पूछता है कि कैपेसिटर कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस, वेयर इज इट स्टोर्ड? तो हम लोग कहते हैं कि इट इज स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स के दरमियान ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होती है। इसके अलावा एक और एमसीक्यू आ जाता है आपके पास कि आखिर ये चार्जेस किस तरह से स्टोर हुए होते हैं, कौन सा ऐसा सोर्स है? तो हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये तमाम चार्जेस आपके पास स्टोर हुए होते हैं। यानी कि अगर तो मैं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड शो करूं तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस फील्ड के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होती है। इस फील्ड के अंदर कैपेसिटर या कंडेंसर अपना काम कर रहा होता है। इसी तरह जब भी हम लोग एक बैटरी अटैच करते हैं कैपेसिटर के साथ, तो एक बात याद रखने वाली है कि कैपेसिटर 99.9% तो चार्ज हो सकता है, मगर कभी भी 100% एक कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। कभी भी एक कैपेसिटर 99.9% चार्ज नहीं होता, ना ही डिस्चार्ज होता है। इस बात को जो ये वाली बात मैंने कही है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कहाँ पर? हम लोग डिस्कस करेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर वाले टॉपिक के अंदर। अब इधर आ जाओ, इस कैपेसिटर को देखते हैं। अगर तो ये कैपेसिटर चार्ज्ड होता और मैं इन दोनों को अपनी दोनों उंगलियों से टच करता तो क्या मुझे करंट लगना चाहिए? तो यस, लगना चाहिए। अभी ये कैपेसिटर डिस्चार्ज्ड है। अगर तो मैं इन दोनों प्लेट्स को हाथ लगा लूं, ये जो प्लेट्स हैं ये यहाँ पर यूं दोनों निकली हुई हैं, और इन दोनों को मैं यूं हाथ लगा लूं, यानी कि मैं हाथ लगा लूं और ये कैपेसिटर लेट सपोज चार्ज्ड है, तो ये फौरन से इन अ मोमेंट, इन अ सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के अंदर ये तमाम एनर्जी अपनी निकाल देगा और मेरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देगा। क्यों? क्योंकि मैं लोअर पोटेंशियल के ऊपर हूं और ये किधर है? हायर पोटेंशियल के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि एज सून एज आई टच बोथ द एंड ऑफ द कैपेसिटर इट विल डिस्चार्ज।
तो डिस्चार्जिंग हमारे पास फौरन हो जाती है, फौरन। इसके अलावा अगर हम लोग इस कैपेसिटर की बात करें तो इसकी जो चार्जिंग होती है वो नॉन यूनिफॉर्म प्रोसेस होता है, यानी इनिशियली वो पहले लेट से 1 सेकंड के अंदर अगर 50% चार्ज हो गया तो अगले सेकंड के अंदर अगला 50% चार्ज नहीं होगा। अगर पहले सेकंड के अंदर 50% हुआ तो हो सकता है अगले सेकंड के अंदर ये 25% और हो जाए और टोटल 75% हो जाए। लेट से अगले सेकंड के अंदर ये 75% के बाद सिर्फ 10% और चार्ज होता है और 85% आ जाता है। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर जो है उसकी जो चार्जिंग का अमल है इट इज नॉन यूनिफॉर्म प्रोसेस। चार्जिंग का जो प्रोसेस है कैपेसिटर का वो एक नॉन यूनिफॉर्म प्रोसेस है। चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर इज नॉन यूनिफॉर्म प्रोसेस। बाकी ऑप्शंस वो आपको दे सकते हैं लेकिन करेक्ट कौन सा होगा? नॉन यूनिफॉर्म प्रोसेस का ऑप्शन आपके पास करेक्ट होने वाला है। इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा आगे और इन कैपेसिटर्स को देखें तो हम लोगों ने एक चलो बात कर लेते हैं। हम लोग कहते हैं कि ये चलो यही मेरे पास डायग्राम है, ये जो अगर तो मैं इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर अटैच कर दूं और इसके अक्रॉस भी एक वोल्ट मीटर अटैच कर दूं तो कैपेसिटर तब तक चार्ज होता रहता है जब तक दिस वोल्टेज 1 एंड दिस वोल्टेज 2 डज नॉट बिकम इक्वल। जब तक ये वोल्टेज इक्वल नहीं हो जाएंगे तब तक कैपेसिटर्स जो है वो चार्ज होते रहेंगे। आपको पता है कि कैपेसिटर्स की जो चार्जिंग वो नॉन यूनिफॉर्म प्रोसेस है और आपको साथ साथ ये इस चीज का भी आइडिया है कि कैपेसिटर्स कभी भी 100% चार्ज नहीं होते। तो आप लोगों को इसके साथ एक और भी आइडिया हो जाना चाहिए। वो आइडिया ये है कि आपको ये जो V1 और V2 की इक्वलिटी है ये शायद ही कभी नसीब हो जाए। बहुत रेयर, मतलब कि बहुत क्लोज आंसर आ सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट इक्वल नहीं हो सकती। इसके बाद हम लोग एक बात करते हैं, ये आइडियल केस है, ये आइडियल केस है। आइडियल केस के अंदर हम लोग कहते हैं कि V1 इज इक्वल टू V2। हम लोग आइडियल केस के अंदर इसका मतलब क्या ये कह सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू 0। चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल हमारे पास बराबर है V1 माइनस V2। अब अगर तो आइडियल केस के अंदर ये दोनों बराबर है तो 1 माइनस 1 0, 10 माइनस 10 0, तो हमारे पास डेल्टा V किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा, यानी देयर विल बी नो चेंज इन पोटेंशियल। इसके बाद हमारे पास एक और एमसीक्यू आ जाता है। एमसीक्यू बड़ा सीधा साधा सा होता है और वो हमसे ये पूछता है कि नेट चार्ज ऑन अ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर के ऊपर नेट चार्ज कितना होता है। तो आपको एक बात बताता चलूं कि कैपेसिटर के ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। कितना होता है? 0, शून्य, कुछ भी नहीं, अंडा। ये मैंने क्यों कहा? देखो एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर आकर अटैच होगा, एक पॉजिटिव, तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जरिए एक नेगेटिव यहां पर आ जाएगा। लेट से हम लोग इसको दोबारा से करते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जाएगा, दूसरा पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव तीसरा नेगेटिव, चौथा पॉजिटिव चौथा नेगेटिव। यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज के आने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगी, इंडक्शन की वजह से यहां पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर दूसरे पॉजिटिव, फिर दूसरा नेगेटिव, फिर तीसरा पॉजिटिव, फिर तीसरा नेगेटिव, फिर चौथा पॉजिटिव और फिर चौथा नेगेटिव। हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जितने यहां पर 4 पॉजिटिव है उतने ही 4 नेगेटिव है। तो अगर तो मैं इनका सम लूं तो 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, 4 माइनस 4 0, तो नेट चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज 0। जैसे ही मैं इनके साथ वायर अटैच करूंगा और कैपेसिटर के जो ये चार्जेस हैं ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। इसी के साथ साथ हम लोग एक और बात डिस्कस कर लेते हैं मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो किसके बराबर होती है। हम लोग कहते हैं जो चार्ज स्टोर्ड ऑन दीज प्लेट्स है ना, जो चार्ज स्टोर्ड ऑन दीज प्लेट्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, भला किसके? वो कहता है कि चार्ज स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड। दिस इज द वोल्टेज। भाई वोल्टेज जितनी ज्यादा बढ़िया बैटरी लगा दोगे उतने ज्यादा यहां पर चार्जेस स्टोर होंगे। भाई भला क्यों? ये भी डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर आ जाओ, यहां पर मैं एक डायग्राम बनाता हूं कैपेसिटर्स की, थोड़ा सा बड़ा करके बना देते हैं कैपेसिटर को, प्लेट थोड़ी सी इसकी बड़ी बना देते हैं। अब देखो ये मैंने एक बैटरी बना दिया इसके साथ और ये एक कैपेसिटर अटैच कर दिया। अब देखो जैसे ही यहां से एक चार्ज जाएगा, दो चार्ज जाएंगे, तीन चार्ज जाएंगे। लेट से एक चार्ज यहां पर आ गया पॉजिटिव, बैटरी पीछे से क्या दे रही है? पॉजिटिव चार्ज ही दे रही है। लेट से यहां पर एक और पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बैटरी को जो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी वो थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। भाई क्यों?
क्योंकि यहां पर जो एक पॉजिटिव है और यहां पर जो एक पॉजिटिव है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब पहले से ही कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर एक चार्ज बैठा हुआ है पॉजिटिव, भाई साहब वो कहते हैं भाई मैं दूसरे पॉजिटिव को क्यों आने दूं, ये सारा इलाका अपना है, कोई नेगेटिव आए तो फिर मेरे से ऑपोजिट है तो थोड़ा सा मैं जरा कंप्रोमाइज कर लूंगा, लेकिन यहां पर तो पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया, एक ही टाइप के चार्जेस आ गए, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बैटरी पीछे से क्या लगाएगी, ईएमएफ फोर्स लगाएगी सर्टेन, और फोर्स की वजह से एक और पॉजिटिव यहां पर आ जाएगा। फिर दूसरा जो पॉजिटिव आएगा उसको दो पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करे होंगे, जब दो पॉजिटिव चार्ज रिपेल करे होंगे तो तीसरे चार्ज के ऐड ऑन होने के लिए, यानी तीसरा चार्ज यहां पर आने के लिए ईएमएफ का या वोल्टेज सप्लाइड बाय द बैटरी ज्यादा होनी चाहिए। इसी तरह जब चौथा चार्ज आएगा उसको तीन चार्ज रिपेल करेंगे, जब पांचवा चार्ज आएगा यानी फिफ्थ चार्ज आ रहा होगा तब चार चार्जेस उसे रिपेल करे होंगे, और जब सिक्स चार्ज आएगा तब बैटरी की ये पावर नहीं रहेगी कि वो पांच चार्जेस की रिपल्शन को ओवरकम कर पाए। इसी के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से यहां पर नेगेटिव चार्जेस भी पांच पांच आ जाएंगे, लेकिन छठा पॉजिटिव चार्ज सिर्फ इस वजह से नहीं आ सकता क्योंकि हमारी जो वोल्टेज है वो थोड़ी सी कम पड़ गई है। खैर इसका मतलब यह है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम लोग यहां पर एक कांस्टेंट यूज करते हैं जिससे हम लोग कैपेसिटेंस का नेम दे देते हैं, Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू CV वेयर C इज द कैपेसिटेंस। C क्या है, कैपेसिटेंस है। What is the capacitance? Ability of a capacitor to store charges. Let's rub our whiteboard and move on. इसके बाद हम लोग थोड़ा ग्राफिकल देख लेते हैं कि ग्राफिकली हम लोग किस तरह से कैपेसिटर्स को डिस्कस कर सकते हैं। हमारा टॉपिक ये लास्ट है पीएमसी के हिसाब से, और उसके बाद फिर हमारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो पहला टॉपिक है फिजिक्स का वो खत्म हो जाएगा। खैर अब हम लोग डिस्कस करने लगे हैं थोड़े से ग्राफ्स। अगर तो मैं आप लोगों से पूछूं कि मेरे पास y एक्सिस के ऊपर Q है और x एक्सिस के ऊपर V है, तो आपका जो ग्राफ है वो किस तरह से बनना चाहिए। अगर तो मैं आपसे कहूं कि x एक्सिस के ऊपर आपके पास V है और y एक्सिस के पास ऊपर आपके पास Q है, तो आप लोग कहेंगे सर आपने मेरे एक रिलेशन बनाया था Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जितना ज्यादा आप V को बढ़ाओगे उतना ज्यादा Q भी बढ़ेगा, तो आपके पास जो रिलेशन आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगी, एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ योर MCQ। वो हाइपरबोला भी दे सकता है, वो डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ आपको दे सकता है, ये भी एक MCQ ही है। अगर तो मैं चलो एक MCQ और कर लेते हैं, इसी से ही रिलेटेड आपको एक और MCQ दे देते हैं। अगर तो मैं आपसे लोगों से कहूं कि आपके पास ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर दो ग्राफ हैं, यानी एक ही ग्राफ है लेकिन हैं वो दो ग्राफ, यहां से एंगल आपके पास 30 डिग्रीज है, यहां से भी एंगल आपके पास 30 डिग्रीज है, यहां से A है, यहां से B है, ये A है, ये B है, ये अगेन Q है और ये V है। भाई मुझे बताओ कि ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूं कि कैपेसिटेंस ऑफ A इज ग्रेटर देन कैपेसिटेंस ऑफ B, बीटा ऑप्शन दे देता हूं कैपेसिटेंस ऑफ A इज लेस देन कैपेसिटेंस ऑफ B, चार्ली ऑप्शन दे देता हूं कैपेसिटेंस ऑफ A इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ B, डेल्टा ऑप्शन कह देता हूं कांट बी प्रेडिक्टेड। भाई एक बात तो मेरे को समझाओ कि कैपेसिटेंस ऑफ A अगर तो मैं लेट कर लेता हूं कि ग्रेटर देन कैपेसिटेंस ऑफ B है, चलो देख लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, Q इज इक्वल टू CV, हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, क्या हम लोगों ने ये देखा कि C इज इक्वल टू Q बाई B। एक तो तरीका इस फॉर्मूले से करने का है, चलो देख लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, स्लोप ऑफ द ग्राफ को हम लोग किस तरह से मेजर करते हैं। स्लोप को हम लोग मेजर करते हैं tan थीटा से, और tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, है ना। अब परपेंडिकुलर क्या है, Q है, बेस क्या है, V है, Q बाई B किसके बराबर आ गया, C के, तो परपेंडिकुलर बाय बेस अगर मैं करूं तो C आंसर आ जाता है, और वो किसके बराबर है, tan थीटा के। tan थीटा की वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए, tan थीटा को नहीं भूलने का। tan 0 के ऊपर क्या होता है, tan 0 डिग्रीज क्या होता है, 0 के ऊपर 0 होता है। अगर tan 30 की बात करें तो tan 30 के ऊपर क्या होता है, tan 30 के ऊपर क्या होता है, 1/√3 होता है। tan 45 के ऊपर क्या होता है, 1 होता है। tan 60 डिग्रीज के ऊपर क्या होता है, √3 होता है।
और tan 90 के ऊपर क्या होता है, 90 डिग्रीज के ऊपर ये इन्फिनिटी होता है, यानी अनडिफाइंड होता है, यानी बहुत 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 हमारी सोच से भी बड़ी वैल्यू के बराबर tan 90 की वैल्यू आ जाती है। यहां पर अब आ जाओ, यहां पर ए का एंगल क्या गिवन है, tan ऑफ ए यानी सी ए इज इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्रीज, tan ऑफ 30 डिग्रीज की ये 1/√3 वैल्यू आपको गिवन है, 1/√3 या 1/1.73, √3 की वैल्यू होती है 1.73। अगर तो हम लोग बात करें कैपेसिटेंस ऑफ बी की, तो एंगल आपको गिवन है वाई एक्सिस से, आपको एंगल वाई एक्सिस से लेना कोई नहीं, आपको एंगल लेना है एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से अगर आपको एंगल लेना है तो ये 30 डिग्रीज क्या बन जाएगा, 60 डिग्रीज। सर 60 डिग्रीज कैसे बन जाएगा, तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर तो ये एंगल आपका पूरा का पूरा 90 डिग्रीज है, 90 डिग्रीज है ना, और अगर तो मैं इसके से -45 कर देता हूँ, ये वाला 45 है, तो ये वाला कितना होगा, ये भी 45 डिग्रीज होगा। लेकिन अगर तो यही ग्राफ मैं ले लेता हूँ यानी 90 डिग्रीज वाला, लेकिन एक को मैं कर लेता हूँ 30 डिग्रीज, तो पीछे आपके पास क्या बच जाता है, 60 डिग्री, 60 + 30 90 आ जाता है, तो ये 60 होगा तभी तो ये 30 होगा। तो tan ऑफ 60 यानी सी बी आपके पास किसके बराबर है, tan ऑफ 60 आपके पास √3 के बराबर है, यानी योर करेक्ट आंसर विल बी कैपेसिटेंस ऑफ बी इज लार्जर देन कैपेसिटेंस ऑफ ए। सर इस फॉर्मूले से किस तरह से होगा, सर कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर तो एक वोल्टेज को कांस्टेंट ले लेते हैं, क्या चीज कांस्टेंट ले लें, इस ग्राफ को थोड़ा सा एक्सटेंड आउट कर लेते हैं और हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर ये ग्राफ यहाँ तक जा रहा है कुछ इस तरह से। मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो वोल्टेज है ना वो बराबर आ रही है, यहाँ पर वोल्टेज बराबर हो गई, ये कांस्टेंट हो गया। चार्ज जिसका ज्यादा होगा उसकी कैपेसिटेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो चार्ज किसका ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है भाई कैपेसिटेंस ऑफ बी का, बी वाली जो चार्ज है वो ज्यादा है, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन कैपेसिटेंस ऑफ ए, कैपेसिटेंस ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन कैपेसिटेंस ऑफ ए। ये तो था थोड़ा सा ग्राफिकल। एक और ग्राफिकल क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग जल्दी से फटाफट, ये थोड़ा सा रेस करते हैं और ये भी थोड़ा सा रेस करते हैं। यहां पर मैं आपको एक और एमसीक्यू कराना लगता हूं, और एमसीक्यू की स्टेटमेंट बड़ी सीधी सादी सी है। एमसीक्यू के अंदर चलो आपको दे देता है ये वाला ग्राफ, आपको दे देता है यहाँ पर क्यू, यहाँ पर दे देता है वी, और ये आपको एक दे देता है 45 डिग्रीज, ये आपको दे देता है एक 30 डिग्रीज यहाँ से, और आपसे कहता है कि ये ए है ये बी है, फाइंड कैपेसिटेंस ए रेशियो कैपेसिटेंस बी। तो आप किस तरह से फाइंड करोगे, कैपेसिटेंस ए रेशियो कैपेसिटेंस बी आपके पास किसके बराबर आएगी। सर आप कुछ बच्चे होंगे 1/√3 आएगी, मैं कहूँगा ठीक है अभी देख लेते हैं 1/√3। सर कैपेसिटेंस ऑफ ए बराबर है tan थीटा के, tan ऑफ 45, सर आपने ये लिखा है tan ऑफ 45 बराबर होता है 1 के, सर tan ऑफ 45 1 रेशियो ये सर 60 डिग्रीज के बराबर रहेगा, अगेन आपने y एक्सिस से एंगल दिया हुआ है, तो 1 रेशियो tan ऑफ 60, सर tan ऑफ 60 आपने ये वैल्यू दी हुई है √3, 1/√3 इज योर आंसर। तो मैं कहूंगा वाह आप तो मेरे से भी तेज निकले हैं, 1/√3, दैट वाज सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम योर ग्राफ। लेट्स मूव ऑन, अपने बोर्ड को जरा सा रेज मारते हैं और फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। कैपेसिटेंस को भी रेज करते हैं, थोड़ी सी जगह ज्यादा आ जाएगी हमारे पास, क्यों जी। अगर तो हम लोग मजीद आगे देखें तो हमारे पास आ सकता है एक हमारे पास का ग्राफ आ सकता है Q बाई वी और C के दरमियान में, किसके दरमियान में, Q बाई वी और C के दरमियान में एक ग्राफ हमारे पास आ सकता है। चलो उसको भी पहले डिस्कस कर ही लेते हैं। tan थीटा की वैल्यूज अगर आपको नहीं याद होती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम लोगों के पास इसकी बहुत ही मजेदार ट्रिक्स मौजूद होती हैं, बहुत ही मजेदार ट्रिक्स हैं। खैर अगर तो हम लोग बात करें किसकी, हाँ एक ग्राफ की, ग्राफ एक आ जाता है आपके पास Q ओवर V के दरमियान में। भाई अगर आप वोल्टेज को डबल करोगे तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, डबल, क्यों, क्योंकि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, V डबल चार्ज डबल, तो इसका जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहना है। और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं C, Q इज इक्वल टू CV, वोल्टेज डबल चार्ज डबल, कैपेसिटेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो नो मैटर हाउ मच यू इंक्रीज वोल्टेज या वोल्टेज आप जितनी मर्जी इंक्रीज कर ले, कैपेसिटेंस ने क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। तो आपके पास ग्राफ कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन वाला आ जाएगा। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको मैं रेज कर देता हूं ताकि हमारे पास वो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए अच्छी खासी जगह मिल जाए। हमें बीच में से थोड़ा सा पार्टीशन बना लेते हैं
और हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे। भाई कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस हम लोगों ने करनी है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर तुम लोग बात करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर के अंदर एक फार्मूला डिराइव किया था, और फार्मूला का नाम था पोटेंशियल ग्रेडियंट का, यानी E इज इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा D या D, और यहाँ पर नेगेटिव का साइन था जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा था। मुझे मैग्नीट्यूड से कंसर्न है, अगर यहाँ पर मैं वेक्टर का साइन डालता हूँ तो माइनस का साइन डालना पड़ेगा, अगर वेक्टर का साइन नहीं डालता तो डायरेक्शन की रिप्रेजेंटेशन जरूरी नहीं है। तो डेल्टा V ओवर डेल्टा D कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसी के साथ मुझे एक और भी बात पता है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इस ये मैंने फॉर्मूला कहां से लिया, ये मैंने गॉसेस लॉ से लिया। कहां से लिया? गॉसेस लॉ से। किस तरह बना लिया? इधर आ जाओ, ये मैंने गॉसेस लॉ से लिया बेसिकली। कैसे लिया? इधर से आ जाओ, देख लो। देखो भाई, गॉसेस लॉ से क्या कहता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टोर्ड इज इक्वल टू, हमारे पास होता है चार्ज इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। मैंने इस ए को यहां पर लेकर आ गया हूं, E इज इक्वल टू Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, और Q बाय ए मेरे पास सिग्मा के बराबर होता है, यानी कि चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। खैर, चार्ज पर यूनिट एरिया मैंने फाइंड कर लिया है, और यहां पर आ जाओ तो E इज इक्वल, एक और अब मैं इन दोनों फॉर्मूलाज को रिलेट करता हूं, और मैं ये लिख सकता हूं डेल्टा V ओवर डेल्टा D इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मैं सिग्मा की जगह वहां पर Q बाय ए भी पुट कर देता हूं, और मैं कहता हूं Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। भाई मेरे पास Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डेल्टा V बाय डेल्टा D। उधर ही आ जाओ वापस, उधर हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है Q इज इक्वल टू CV। Q किसके बराबर है? CV के बराबर है। तो मुझे अगर 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 क्या मिल जाए यहां से, अगर मैं C इज इक्वल टू Q बाई V, मुझे यहां से Q बाई V अगर मिल जाए तो मैं उसकी जगह C रिप्लेस कर सकता हूं। तो मैं इन दोनों फॉर्मूलाज को जरा रिलेट करता हूं, और मैं देखता हूं मैं Q बाई V किस तरह से लेकर आ सकता हूं। मैं इस A एप्सिलॉन नॉट को जो यहां पर डिवाइड हो रहा है, यहां पर आकर मल्टीप्लाई A एप्सिलॉन नॉट बाय डेल्टा D, और ये डेल्टा V यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पर आकर डिवाइड, इज इक्वल टू Q बाय डेल्टा V। भाई Q बाई V किसके बराबर है? C के बराबर है, इज इक्वल टू C। सर C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय डेल्टा D। सर ये तो आपने लोगों ने फॉर्मूला निकाला है वैक्यूम के अंदर, आपको किस तरह पता चला? आपने देखा एप्सिलॉन नॉट को। सर अगर कोई मटेरियल मीडियम प्लेस हो जाएगा तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसकी जगह इनपुट कर देना है एक एक्स्ट्रा वैल्यू, जिसको आप क्या नेम देंगे, जिसको आप, अगर तो मटेरियल मीडियम है तो A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाय D। सर ये एप्सिलॉन R इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। वाटर के लिए 78.5, एयर के लिए 1.006। यही दो वैल्यूज याद हो, काफी होगा आपके लिए। ओके, तो अब हम लोगों ने एक और काम कर लिया है, हम लोगों ने कैपेसिटेंस की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मूला भी निकाल ली है। हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटेंस डिपेंड कितनी बातों के ऊपर करती है। कैपेसिटेंस डिपेंड किन किन बातों के ऊपर करती है? कैपेसिटेंस बेसिकली कुछ खास चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, कि एक तो आपके पास होता है सरफेस एरिया, यानी कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा प्लेट्स का, उतनी ज्यादा इसकी कैपेसिटेंस होगी। अगर मैं यहाँ पर प्लेट्स बना दूं तो ये एक प्लेट है, ये मेरे पास दूसरी प्लेट है, और ये इसका पीछे वाला हिस्सा है, ये इसका पीछे वाला हिस्सा है। तो अब आपको, चलो इसको छोड़ दो, जैसे ये है ना, ये अगर कैपेसिटर की प्लेट है, ये लेट से इस तरह से पड़ी है दोनों आपस में, तो इसका जो साइड फेसिंग ईच अदर है ना, यानी ये जो दो ढक्कन आपस में एक दूसरे को फेस करें, दोनों लिड्स आपस में एक दूसरे को फेस करें, ये इनका सरफेस एरिया है। ये जो बाकी का पोर्शन है थिकनेस है, ये इसका सरफेस एरिया है, ये इसकी थिकनेस है। तो मैं अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा और मजीद थोड़ा सा देखना चाहूँ कि मैं किस तरह से नीट करके बना सकता हूँ, तो ये हो गई, थोड़ी सी नीट हो गई हमारी, अब थोड़ी सी नीट लग रही है। तो ये जो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो हम लोग कह सकते हैं, तो जो साइड फेसिंग ईच अदर है ना, ये वाली साइड जो कि एक दूसरे को फेस कर रही है,
ये इसका सरफेस एरिया, ये बाकी की इसकी थिकनेस है, तो इट डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया ओनली। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ही ज्यादा हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी। ये देखो, ये फॉर्मूला भी ये कहता है, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दूसरा क्या है, कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। जितना ज्यादा ये डिस्टेंस होगा उतनी जो हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो कम होती चली जाएगी। तो कैपेसिटेंस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, लेकिन विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इसके अलावा कैपेसिटेंस एक और चीज के ऊपर भी डिपेंड करती है और वो है ये एप्सिलॉन आर आपका। भाई एप्सिलॉन आर आपका क्या कहता है कि मटेरियल मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, मटेरियल मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। अब आप लोगों को देखना पड़ेगा कि मटेरियल मीडियम कैपेसिटेंस को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। तो हर कोई कहता है कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीजेस एज वी इंक्रीज द एज वी इंट्रोड्यूस अ मटेरियल मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। देखते हैं अभी थोड़ा सा आगे कि हम लोग किस तरह से इसको मजीद अच्छा बना सकते हैं। देखते हैं। अब हम लोग जरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो इफेक्ट है ना वो पढ़ते हैं। चलो पहले उससे पहले कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आपका एरिया जो है ना वो a/3 हो गया। एरिया प्राइम मैंने जो है a/3 कर दिया और साथ ही साथ मैंने जो डिस्टेंस है वो d/2 कर दिया। तो मुझे बताओ कि जरा कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि C = a एप्सिलॉन नॉट a/d। मैं a एप्सिलॉन r नहीं डाल रहा, क्यों, इसलिए नहीं बताया मटेरियल मीडियम है या नहीं है। a एप्सिलॉन नॉट बाय d, तो मैं एरिया की जगह क्या लिख सकता हूं, a/3 एप्सिलॉन नॉट बाय d की जगह क्या लिख सकता हूं, d/2। भाई ये जो 2 है ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, लिहाजा ये न्यूमरेटर के अंदर चला जाएगा। मेरे पास जो न्यू कैपेसिटेंस आएगी वो 2a एप्सिलॉन नॉट बाय d/3। तो मेरे पास जो न्यू कैपेसिटेंस आएगी वो 2/3 टाइम्स होगी ओरिजिनल कैपेसिटेंस के। सर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो कैपेसिटेंस प्राइम जो नई कैपेसिटेंस आएगी वो कम होगी किससे, C से। ओरिजिनल जो कैपेसिटेंस थी उससे भी कम होगी हमारी जो न्यू कैपेसिटेंस आएगी, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया है। आपने एरिया को 3 टाइम्स कम किया है लेकिन डिस्टेंस को सिर्फ 2 टाइम्स कम किया है। तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो कैपेसिटेंस है वो कम होगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर तो मैं आपसे कहूं कि इफ द थिकनेस ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज क्वाड्रपल्ड 4 टाइम्स कर दी है, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स न्यू कैपेसिटेंस। तो आप लोग कहेंगे देयर विल बी नो इफेक्ट। क्यों, क्योंकि कैपेसिटेंस ऑफ जो कैपेसिटर है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करती। एक, थिकनेस ऑफ प्लेट्स, जितनी मर्जी आप थिक कर लें प्लेट्स को उसके ऊपर कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड। दूसरा, मटेरियल ऑफ मेटल प्लेट्स, मटेरियल ऑफ मेटल प्लेट्स, वो प्लेट जो कैपेसिटर जिनसे मिलकर बना हुआ है उनके ऊपर भी ये कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड। इन तमाम बातों के ऊपर कैपेसिटेंस जो है वो कभी भी डिपेंड नहीं करेगी। ये आप चेंज बेशक करते रहें, थिकनेस आप 1 मीटर कर लें या 10 मीटर कर लें, आपकी कैपेसिटेंस के ऊपर जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वाले टॉपिक के ऊपर और हम लोग जरा सा अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बेसिकली क्या है, अगर तो आप एक मटेरियल मीडियम इस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में प्लेस कर दो और वो पोलराइज होना शुरू हो जाए, फिर बेशक वो एयर हो, फिर बेशक वो कोई मेटल का पीस हो, फिर बेशक वो वाटर हो, तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाती है। भला किस तरह, वो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे और अपने आज के लेक्चर को कंक्लूड करते हुए इख्तिताम को पहुंचा देंगे। हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज एनी सब्सटेंस व्हिच इज प्लेस्ड विद इन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एंड इट पोलराइजेस। लेट्स से पॉजिटिव प्लेट है, लेट्स से नेगेटिव प्लेट है, यहां पर मैंने डाइलेक्ट्रिक बीच में रख दिया। ये डाइलेक्ट्रिक जो है ना पोलराइज होना शुरू हो गया, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का नेम देते हैं। भाई पॉजिटिव है तो किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और ये नेगेटिव है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव को। और यहाँ पर कौन सा बन जाएगा, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमारा जो इलेक्ट्रिक
पोलराइजेशन की वजह से, जो मैंने मटेरियल मीडियम रखा था इन बिटवीन दैट, तो उसकी वजह से जो मेरे पास डिस्टेंस है वो लग रहा है कि कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, जो कैपेसिटेंस है वो तो इंक्रीज करेगी ना भाई, डिस्टेंस कम हो रहा है। कैसे इंक्रीज करेगी? डिस्टेंस कम हो गया है, एक्सप्लेन किस तरह करेंगे वो सारा कुछ अभी हम लोग आगे देखते हैं, और एमसीक्यूज किस तरह आएंगे वो भी हम लोग देखते हैं। बेसिकली जो ई नेट आ रहा है अब हमारे पास, जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आ रही है, वो पहले तो थी सिर्फ कैपेसिटर की वजह से। जो कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थी पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ इस डायरेक्शन के अंदर, लेकिन अब आएगी माइनस करके इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोलराइजेशन। यानी कि पहले तो आपके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपेसिटर थी, और अब या आप इसको प्लेट्स भी कह सकते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स की वजह से, लेकिन आप इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से भी आपके पास सर्टेन इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बेसिकली किसके? डाइलेक्ट्रिक की, तो आप एम भी पुट कर सकते हो, आप डाइलेक्ट्रिक की जगह डी आई भी प्लेस कर सकते हो। तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक की आने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी है, इसने इसको अपोज किया हुआ है। अब ये देखो, ये यहाँ पर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाती है, ये यहाँ पर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाती है। पहले जहां पर ये इतनी बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन थी जिसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा था, जिसकी डायरेक्शन सेम थी, तो अब हमारे पास ये जो मैग्नीट्यूड है वो सिर्फ इतना सा बच गया, यानी कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो ओरिजिनली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से कम हो चुकी है। अगर तो मैं ई डाइलेक्ट्रिक निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं ई ओरिजिनल, कौन सी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लग रही है, ई नेट या ई ऑफ कैपेसिटेंस? तो आप लोग कहेंगे कि जो ई ऑफ कैपेसिटेंस थी विद इन वैक्यूम, किसके अंदर? वैक्यूम के अंदर, यानी कि कोई डाइलेक्ट्रिक इसके ऊपर जब मौजूद नहीं था, ई सी, या इसको भी आप ई वी लिख दो, ई वी बाय एप्सिलॉन आर। भाई जो अब हमारे पास ई नेट आ रही है, जो ई डाइलेक्ट्रिक अब हम लोगों ने फाइंड करनी है, वो ई वी बाय एप्सिलॉन आर के बराबर आएगी। ये एक डाइलेक्ट्रिक की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला भी आपके पास आ गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड in the presence of dielectric, electric field in the presence of dielectric is equal to vacuum by epsilon r। यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो जरूर मुझसे पूछ सकता है। हम लोग थोड़ा सा बोर्ड को रेज करते हैं, बल्कि हाँ थोड़ा सा रेज करेंगे, छोड़ो। हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऊपर अब क्या इफेक्ट आने वाला है। अगर तो आप लोगों को एक फॉर्मूला याद हो तो हम लोग ने एक पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला पढ़ा था। पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो सिंपल सा फॉर्मूला था वो था E इज इक्वल टू वी बाई डी। क्या था? अब देखो 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 देखो, मैं एक एक करके पॉइंट लिखता जाता हूं, यहां पर पॉइंट लिखता जा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। तो E इज इक्वल टू वी बाई डी के फॉर्मूला से डिस्टेंस क्या रहा? सेम रहा, ओरिजिनल डिस्टेंस। वोल्टेज क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के डिक्रीज करने से वोल्टेज क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं वोल्टेज आल्सो डिक्रीजेस। क्या चार्ज चेंज होंगे? सर चार्ज यहां पर जितने थे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, कुछ भी हो गया, यहां पर जो चार्ज था वो तो सेम रहा, यहां पर भी 5, यहां पर भी 5। डाइलेक्ट्रिक हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया, यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, यानी कि चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ज इज सेम, चार्ज इज कांस्टेंट। अब देखो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं Q इज इक्वल टू सी वी। क्या फॉर्मूला लगाते हैं? Q इज इक्वल टू सी वी। अब देखो वोल्टेज, Q बाई वी इज इक्वल टू सी, इधर से मैंने निकाल लिया Q बाई वी इज इक्वल टू सी। वोल्टेज ने क्या किया? ड्रॉप किया। क्या चार्ज क्या रहा है? सेम रहा है, तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अब आप देखोगे डिनोमिनेटर छोटा हुआ है, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल था V का, वोल्टेज कम हुई लेकिन चार्ज सेम टू सेम रहा है, तो कैपेसिटेंस क्या करेगी? इंक्रीज करती चली जाएगी। वोल्टेज का कम होना ये जाहिर कर रहा है कि आपके पास कैपेसिटेंस क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। अगर ये पॉइंट नहीं समझ आया तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपके पास जो चार्ज है वो तो सेम रहा है। लेट्स से चार्ज की वैल्यू आपके पास 2 है और V की वैल्यू आपके पास 2 है इज इक्वल टू C, तो आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 आ रही है। लेकिन अगर वोल्टेज के अंदर ड्रॉप आता है, अभी क्या वैल्यू आ रही थी? इनिशियली 1 आ रही थी, लेकिन अगर आपके पास वोल्टेज के अंदर ड्रॉप आता है 2 1 बन जाता है, तो 2 बाई 1 इज इक्वल टू C, दैट विल बिकम 2। यानी वोल्टेज के ड्रॉप की वजह से हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो क्या कर रही है? इंक्रीज करती चली जा रही है। अब आ जाओ आगे की तरफ। अब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस को डिस्कस कर रहे थे विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंस ऑफ बैटरी के अंदर।
देखो ये तो था ना विदाउट बैटरी। अब हम लोग बैटरी की प्रेजेंस के अंदर चेक करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आ जाते हैं, देखते हैं हमारा ये काम मुकम्मल होता है कि नहीं होता। अब मैंने इसके साथ क्या लगा दिया, बैटरी अटैच कर दिया। रेजिस्टर मेरा थोड़ा बड़ा ही होता चला जा रहा है। देखो कैपेसिटर के ऊपर मैंने चार चार्जेस पुट कर दिए, एक दो चार नेगेटिव चार पॉजिटिव। अब देखो मैंने क्या किया, डाई इलेक्ट्रिक पुट कर दिया, बीच में फिर से इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो गई, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो गई, ये हो गई जी हमारे पास इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। मैंने यहाँ पर लगा दिया नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ये मैंने थोड़ी सी रफ बना दी है, क्यों, क्योंकि वहां पर मैंने पीछे बहुत ही नीट करके बना दी थी, तो अभी मेरा दिल नहीं कर रहा था। खैर अब जब मैंने इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कर दी है तो क्या करेगा, वोल्टेज ड्रॉप करेगी। यहाँ पर हम लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा कि वोल्टेज क्यों ड्रॉप करेगी, भाई वोल्टेज ने तो ड्रॉप करने का, वोल्टेज ने तो ड्रॉप करने का, ये इस सर फॉर्मूला से पढ़ा था। अब अगर तो वोल्टेज जैसे ड्रॉप करेगा, तो मैंने आपको इनिशियली सबसे शुरू में लेक्चर के शुरू में ये बात बताई थी, क्या बात बताई थी, कि आपके पास जो ये देखो आपके पास जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो तो बराबर रखनी है इसने। यानी कि पहला पॉइंट आपके पास क्या आ जाता है कि वोल्टेज तो रहेगी कांस्टेंट, क्या रहेगी, कांस्टेंट। लेकिन 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 अगर तो इसको वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है, क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो इसको चार्ज को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। भाई क्यों चार्ज को इंक्रीज करना पड़ेगा, सर इनिशियली जो हमारे पास वोल्टेज थी वो यहां पर भी 2 वोल्ट थी, यहां पर भी 2 वोल्ट थी। जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक पुट किया तो ऊपर वाली वोल्टेज होगी 1 वोल्ट, कितनी होगी, 1 वोल्ट, और यहां पर चार्जेस कितने थे, 4 के 4। इसका मतलब है बैटरी की जो एनर्जी है, जो पावर है वो बढ़ गई है। अब बैटरी 4 की बजाय 6 चार्जेस यहां पर ऐड कर सकती है। ये लो मैंने 6 चार्जेस ऐड कर दिया। अब बैटरी की जो एनर्जी है, जो कैपेबिलिटी है टू स्टोर चार्जेस ऑन द कैपेसिटर, दैट हैज बीन इंक्रीज, दैट हैज बीन इंक्रीज। क्यों, क्योंकि वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स है वो कम हो गया, बैटरी का जो पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट ही रहा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास E इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी फॉर्मूले से हमारे पास जो पोटेंशियल है उसको लेवल अप करने के लिए हमारे पास जो चार्ज है वो ज्यादा स्टोर होना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। फिर से फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, फिर कांस्टेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो चार्ज है वो इंक्रीज कर दिया है, वोल्टेज कांस्टेंट हो गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, ये देखो ये रहा, डेल्टा वी बाय डेल्टा डी। डेल्टा वी कांस्टेंट तो और डी तो सेम है, तो डेल्टा वी कांस्टेंट तो ई भी कांस्टेंट ही रहेगा। हमारे पास ई भी यहाँ पर कांस्टेंट है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कैपेसिटेंस के ऊपर। तो कैपेसिटेंस हमारे पास होती है Q इज इक्वल टू सी वी। कैपेसिटेंस हमारे पास बराबर होती है Q बाई वी इज इक्वल टू सी। हमारे पास चार्ज क्या किया, इंक्रीज किया, और वोल्टेज क्या किया, डिक्रीज, सॉरी कांस्टेंट रही है। जब वोल्टेज कांस्टेंट रही है और चार्ज इंक्रीज किया तो कैपेसिटेंस क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर इनिशियली 1 कूलम चार्ज था और 1 वोल्ट हमारे पास वोल्टेज थी तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आएगी, 1। अगर तो अब चार्ज 2 कूलम हो गया और वोल्टेज सेम है 1 वोल्ट, तो हमारे पास कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 माइक्रोफैरेड या 2 फैरेड। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अब जो कैपेसिटेंस की नई वैल्यू है वो इंक्रीज करती चली जा रही है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, इस तरह से एमसीक्यू आ सकता है। व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर and when a battery is connected across the plates of a capacitor and a dielectric is introduced, what will happen to voltage, what will happen to charge, what will happen to electric field, what will happen to capacitance? If a dielectric is introduced within a capacitor without attaching the battery या detaching the battery, then what will happen to electric field, what will happen to voltage, what will happen to charge, what will happen to capacitance? 8 MCQs आपके हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कोई एक आधा तो आ ही जाएगा है। उसके बाद हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, भला चलते हैं, हम लोग चलते हैं एनर्जी स्टोर्ड है ना कैपेसिटर के ऊपर। उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाएगा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का, उम्मीद यही है। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे इस वीडियो को अपलोड, और क्या है नहीं, अपलोड भी तो करना ना था कि आप देखो भी तो सही कि नहीं देखने का। खैर उसके बाद हम लोग इस वीडियो को अपलोड भी कर देंगे। हमारा जो पहला टॉपिक है, सॉरी जो अब हमारा टॉपिक आने वाला है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, भाई एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो अब आप मुझे बताओ कि जो वर्क डन है वो किसके बराबर होता है।
या पोटेंशियल का फॉर्मूला पहले बता दो। पोटेंशियल हम लोगों ने पढ़ा है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पीछे वाले टॉपिक से हम पढ़ कर आए हैं। तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, क्यू वी इज इक्वल टू वर्क डन। मैंने इस क्यू नॉट को कैपिटल क्यू लिख दिया, तो वर्क डन किसके बराबर है, क्यू वी के बराबर। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रहना चाहिए। अब आ जाओ जरा इस साइड के ऊपर। भाई आप लोगों को पता है कि इनिशियली जब हमारे पास ये कैपेसिटर एक है, ये बैटरी के साथ अटैच्ड है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो इनिशियली क्या होगा, जीरो होगा। जब मैं इधर वोल्ट मीटर लगाता हूं तो वोल्ट मीटर मुझे रीडिंग क्या दे देता है, जीरो। तो इनिशियली जो वोल्टेज है वो मेरे पास क्या है, जीरो। लेकिन जैसे जैसे बैटरी के चार्जेस इसके ऊपर अकुमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, तो हमारे पास क्या बन जाती है, वी एफ इज इक्वल टू वी। कोई भी वोल्टेज हो सकती है, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 100 वोल्ट, 1000 वोल्ट, जितने वोल्ट भी हो सकती है होगी। उसके बाद हमारे पास जो एवरेज वोल्टेज हम लोग ले लेंगे, तो एवरेज वोल्टेज किसके बराबर आ जाएगी भाई, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। तो इनिशियल वोल्टेज कितनी है, 0 है। फाइनल वोल्टेज कितनी है, V है, होल डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास V एवरेज कितनी आ रही है, V बाय 2 के। यहां पर हम लोग V एवरेज की वैल्यू डालेंगे। भला क्यों, क्योंकि यहां पर हम लोग वोल्टेज कंटिन्यूसली ये नहीं रह रही, वोल्टेज 0 भी है, वोल्टेज V है, और इसके दरमियान कहीं ना कहीं ये लाइक कर रही होती है। तो हम लोग कह सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्यू वी बाई 2, या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं 1 बाई 2 क्यू वी। अब हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला ये कहता है कि Q इज इक्वल टू सी वी, क्यू सी वी के बराबर है। तो यहां पर मैं Q की वैल्यू डालूं, वर्क डन इज इक्वल टू 1 बाई 2 सी वी इंटू वी। मैंने Q की जगह सी वी पुट कर दिया, तो वर्क डन किसके बराबर आ गया, 1 बाई 2 सी वी स्क्वायर। हम लोग इस उसी फॉर्मूला के तहत ये भी बता सकते हैं कि जो V है वो बराबर है Q बाई सी के। किसके बराबर है, Q बाई सी। यहां पर मैं V की भी वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां पर, तो V की जब मैं वैल्यू पुट करता हूं तो 1 बाई 2 Q बाई सी, ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है। तो वर्क डन इज इक्वल टू 1 बाई 2 Q स्क्वायर बाय सी, या वर्क डन इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C। ये तो हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, क्यू वी सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय सी। आपके पास एक एमसीक्यू आ जाता है। एमसीक्यू ये कहता है कि इफ द वोल्टेज इज डबल्ड, V प्राइम इज इक्वल टू 2V, व्हाट विल बी द एनर्जी स्टोर्ड। न्यू एनर्जी स्टोर्ड कितनी आएगी। अक्सर बच्चे कहते हैं ये सर ये देखें 1 बाई 2 क्यू वी, वोल्टेज डबल, 1 बाई 2 क्यू वी का डबल, एनर्जी स्टोर्ड क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। वोल्टेज के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। मैं कहूंगा सर यहाँ पर एक फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू 1 बाई 2 सी वी स्क्वायर, तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, V2, अभी देख लेते हैं, 4 आएगी। W इज इक्वल टू 1 बाई 2 सी 2V का होल स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगी 1 बाई 2 सी वी स्क्वायर इंटू 4। तो आपके पास ये एनर्जी के बराबर है। याद रखिएगा इस 2 और 4 को कट मत कर दीजिएगा, कट मत कर दीजिएगा, ये पूरी एनर्जी है। इज इक्वल टू 4U, आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है। लेकिन आंसर सही वाला कौन सा है, 2U या 4U। तो 2U या 4U, दोनों ही वैसे आपके लिए 2U एंड 4U। अरे यार फॉर मी भी होना चाहिए था, फॉर मी। खैर यहाँ पर अगर आप देखें तो वोल्टेज को अगर आप डबल करते हैं तो क्या चार्ज भी डबल नहीं हो जाता। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग पहला वाला लेक्चर भूलते चले जा रहे हैं। वोल्टेज को डबल करने से चार्ज भी डबल, तो 2 2 4, वंस अगेन आपके पास 4 आंसर आएगा। इस फॉर्मूले से करो या इस फॉर्मूले से करो, आंसर क्या आना है, 4। इस फॉर्मूले से करो तब भी आंसर 4 आना है। वोल्टेज के डबल करने से चार्ज भी क्या हो जाएगा, डबल, तो 2 2 4। एनर्जी स्टोर्ड विल वंस अगेन बी 4 टाइम्स। क्या ये एमसीक्यू आप लोगों को क्लियर है? और अगर क्लियर नहीं है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अच्छी बात है पूछना। अगर तो मैं आप लोगों को एक और एमसीक्यू दे दूं, यहाँ पर वहां पर ही कर लेते हैं। एक हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ यूं है कुछ, और हमारे पास यहाँ पर है Q, और यहाँ पर है हमारे पास V, और यहाँ पर है हमारे पास यूं करके यूं ग्राफ। तो वो पूछता है एरिया ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स। तो आप लोग क्या करोगे, दिस इज अ ट्राइंगल, सो द एरिया ऑफ द ग्राफ विल बी 1 बाई 2 बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर, या हाइट जो भी आप कहना चाहें, 1 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। तो 1 बाई 2 QV के बराबर इसका एरिया होगा, जो कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के बराबर है। यानी कि एरिया ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इसी के साथ साथ हम लोग एक और फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं कि 1 बाई 2 CV स्क्वायर की मदद से। मैं थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड वाला रेस करता हूं और इसी के मदद से एक और फॉर्मूला भी डिराइव करना शुरू कर देता हूं जल्दी जल्दी से। अगर मैं 1 बाई 2 CV स्क्वायर के अंदर अगर आपको C की वैल्यू याद हो, 1 बाई 2 CV स्क्वायर, 1 बाई 2 CV स्क्वायर के अंदर अगर आपको C की वैल्यू याद हो, तो A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाई D।
तो 1/2 A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाई D V स्क्वायर इज इक्वल टू W। 1/2 CV स्क्वायर के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ C की वैल्यू इनिशिएट कर दी है। लेकिन इसी के साथ साथ हमें ये भी एक बात पता है कि E इज इक्वल टू V बाई डी, यहां पर ही कर लेते हैं। E इज इक्वल टू V बाई डी, तो E की V की क्या वैल्यू आ जाएगी, V इज इक्वल टू ई डी। तो मैं ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट कर रहा हूं 1/2 A एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा बड़ा करके लिख 1/2 A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाई डी इंटू ई डी का होल स्क्वायर या ई स्क्वायर डी स्क्वायर। मैं डी के स्क्वायर को एक डी से कैंसिल कर रहा हूं, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/2 A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R या A डी। मैंने ये वाला डी यहां पर लिख दिया, A डी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ई स्क्वायर। एडी किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के बराबर है। नीचे डिनोमिनेटर के अंदर कुछ भी नहीं और ये इक्वल टू है यू के, यानी मैं यहां से एक फार्मूला यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर डिराइव कर सकता हूं। यू हमेशा यानी एनर्जी स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर तो हम लोग बात करें बैटरी कनेक्टेड की तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अगर तो हम लोग बात करें बैटरी डिसकनेक्टेड की तो एनर्जी स्टोर्ड क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। खैर हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं एनर्जी स्टोर के मुतालिक। एनर्जी स्टोर के अंदर अगर तो मैं बात करूं किसके अंदर, बैटरी डिसकनेक्टेड के अंदर और बैटरी कनेक्टेड के अंदर, तो आपके ख्याल से चलो ये भी लिख देते हैं ना। डिसकनेक्टेड जब बैटरी होती है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है भाई, जब हमारे पास बैटरी है वो डिसकनेक्टेड होती है तो हमारे पास जो एनर्जी स्टोर्ड है डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो ज्यादा होगी। क्यों भला, क्योंकि ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन अ वैक्यूम बाय एप्सिलॉन आर, ये फॉर्मूला होता है। और अगर तो हम लोग कनेक्टेड बैटरी की बात करें तो यू डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर यू वैक्यूम, यानी कि हमारे पास जो एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक है वो ज्यादा हो जाती है जब हमारे पास बैटरी कनेक्टेड हो। यानी कि कैपेसिटेंस और एनर्जी आर टू डिफरेंट थिंग्स। कैपेसिटेंस दोनों केसेस में इंक्रीज करी है लेकिन एनर्जी स्टोर डिसकनेक्टेड में कम हो रही है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, कम कर रही है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की तरफ आते हैं। हाय हाय, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से याद है KFC खाया किसी ने, KFC अभी KFC खाया किसी ने, अरे नहीं खाया तो भी बता दो, खाया है तब भी बता दो, हम आपको कौन सा खा जाएंगे KFC बनाकर हैं। KFC अगर आप लोगों ने खाया है तो आप लोगों को एक फार्मूला याद हो जाएगा, और अगर आप लोगों ने KFC नहीं खाया तो आप KFC का नाम बस याद कर लो, आप लोगों को कुछ कॉम्बिनेशंस के अंदर आसानी हो जाएगी। लेकिन उस KFC के फार्मूला को बताने से पहले भी मैं और भी काफ़ी सारी आपको ट्रिक्स बताता रहूँगा। अगर तो आपको पता हो कि Q इज इक्वल टू CV होता है तो मैं आपको आराम से बता सकता हूँ कि Q इज इक्वल टू CV के अंदर अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो आपके पास चार्ज कांस्टेंट रहता है। क्या कांस्टेंट रहता है, चार्ज कांस्टेंट रहता है। तो आप चार्ज को यहाँ से सिंपली रिमूव कर दो, आपके पास आ जाएगा V इज इक्वल टू 1/c। तो आपके पास इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस होगी वो 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4 प्लस 1/c5 प्लस 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 एंड सो ऑन टिल 1/cn। और अगर आपको Q इज इक्वल टू CV मिलता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आपके पास वोल्टेज कांस्टेंट रहता है तो वोल्टेज को कैंसिल कर दो, Q इज इक्वल टू C, तो आपके पास इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 एंड सो ऑन टिल Cn आपके पास रहेगी। इसका मतलब ये है कि इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज C1 प्लस C2 एंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन इट इज 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अब इसको थोड़ा सा अच्छी तरह लिख लेते हैं, ये सीरीज है और ये पैरेलल है। सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने आपको क्या बताया, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 और यहाँ पर C1 प्लस C2 प्लस C3। इसके बाद KFC वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो KFC का मतलब ये है कि तमाम जितने भी यानी स्प्रिंग कांस्टेंट, फोकल लेंथ एंड कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर 1/c1 1/f1 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 वाला फार्मूला लगाते हैं अपने अंदर।
सर V इक्वल टू आई आर के अंदर क्या ये फॉर्मूला अप्लाई होगा? मैं आपसे कहूंगा हम लोग अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन V इक्वल टू आई आर के अंदर भी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। पैरेलल के अंदर आपने V को काट देना है, सीरीज के अंदर आपने I को काट देना है। खैर वो हमारी नेक्स्ट चैप्टर की डिबेट होगी। इसके अंदर अगर आपके पास तमाम कैपेसिटर्स इक्वल हो, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C, तो आपका एक फॉर्मूला लग सकता है, वो है C/N का इज इक्वल टू C इक्विवेलेंस। अगर तो यहां पर C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C, तो आपके पास जो एक कैपेसिटर का फॉर्मूला लग सकता है वो NC इज इक्वल टू C इक्विवेलेंस, वेयर C इज द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। अगर तो यहां पर बात की जाए तो C इक्विवेलेंस इज ऑलवेज लेस देन, क्या है? लेस देन इंडिविजुअल कैपेसिटेंस स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस की भी कैपेसिटेंस से C इक्विवेलेंस हमारे पास स्मॉलर रहेगा, और यहां पर C इक्विवेलेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन C लार्जेस्ट कैपेसिटेंस से भी ये बड़ा इक्विवेलेंस आएगा। भला कैसे? यहां पर मैं वैल्यू ले लेता हूं 2, 10, 100, बस 2, 10, 100 ले लेता हूं, 3 को मिला देता हूं, तो ये 1/2 प्लस 1/10 प्लस 1/100 एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 50, सॉरी पहले नीचे एलसीएम लिख देते हैं आपकी आसानी के लिए, 100, 2 50s are 100 तो 50, 10 10s are 100, 10 प्लस 100 1s are 100, तो 50 प्लस 10 प्लस 1 11 प्लस 50 61/100 आपके पास आंसर आ रहा है। लेकिन ये आंसर आ रहा है 1/C इक्विवेलेंस के, और अगर तो मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 100/61, 100/61। तो 61 2s क्या होता है? 62 क्या होता है? 120 होता है। तो ये 2 से भी कम वैल्यू आएगी, ये आपके पास कोई वैल्यू आ जाएगी 1.7 1.6 कोई इस तरह से कोई वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास जो ये वाली वैल्यू है ये 2 से भी छोटी आएगी। न्यूमरेटर 100 है, डिनोमिनेटर, चलो मैं इस तरह से कर लेता हूं ना, थोड़ी बहुत ही कटिंग कर ही लेते हैं, इसको लेट कर लो 60 है या 61 ही रहने दो, 6 चलो छोड़ दो कटिंग को। खैर ये जो आंसर है ये आपका 2 से कम ही आएगा, आप कैलकुलेटर से कर लें तो करना देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर भी 2, 10 और 100 ले लूँ तो मेरे पास जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस आएगी वो 100 प्लस 10 प्लस 2 112 कैपेसिटेंस इक्विवेलेंस आ जाएगी, जो कि इंडिविजुअल कैपेसिटेंस यानी लार्जेस्ट कैपेसिटेंस से भी बड़ी कैपेसिटेंस आपके पास मौजूद है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर का टॉपिक, जो कि हमारा आखिरी टॉपिक है, जिसके बाद हमारा लेक्चर बस वाइंड अप होने वाला है। Charging of a capacitor or discharging of a capacitor are non-uniform processes and they charge and discharge exponentially. Initially इनकी स्पीड बहुत तेज होती है और फाइनली इनकी स्पीड बहुत ही कम होना शुरू हो जाती है। खैर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ये वाला सारा फिनोमिना होता किस तरह से है। चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर की अगर बात करें तो चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर द टाइम टेकन या टाइम कांस्टेंट की पहले बात कर लेते हैं। चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन अ कैपेसिटर इज अटैच्ड टू अ बैटरी it starts to charge itself and the process is known as charging of a capacitor। इसके अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है जिसे हम लोग RC = T का नाम देते हैं, और आप लोगों को इसी के साथ साथ एक और बात बताता चलूं कि ओहम मल्टीप्लाई बाय फेरेड इज इक्वल टू सेकंड, ओहम फेरेड इज इक्वल टू सेकंड, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस इज इक्वल टू टाइम। दो MCQs आपके हो गए, MCQ इंटू 2, बोलना मत, अभी हम लोग इसके ऊपर आगे भी डिबेट करते रहेंगे। अगर तो मैं इस टाइम कांस्टेंट ऑफ चार्जिंग को डिफाइन करूं तो आपके पास आएगा द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ कैपेसिटर, द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ कैपेसिटर टू डिपॉजिट 63.3 या 63.5% या 63% ऑफ टोटल चार्ज इज नोन एज इट्स टाइम कांस्टेंट। यानी एक सेकंड के अंदर अगर तो कोई कैपेसिटर 63% ऑफ इट्स चार्ज डिपॉजिट कर लेता है, मैक्सिमम का 63%, तो हम लोग कहते हैं कि इट इज इट्स टाइम कांस्टेंट, 1 सेकेंड इज इट्स टाइम कांस्टेंट। सर इसका मतलब है 2 सेकंड के अंदर ये फुली चार्ज हो सकता है, तो मैं कहूंगा नहीं, अ कैपेसिटर डज नॉट चार्ज फुली। अगर तो एक कैपेसिटर की एक कैपेबिलिटी है कि वो 63% एक सेकंड के अंदर करता है, तो लेट से उसके टोटल जो चार्ज वो कर सकता है वो 100 कूलम है, तो 63 कूलम के बाद ये जो बचे हुए चार्जेस होंगे, कितने बचे होंगे? 37 कूलम आपके पास बचे होंगे, इसका 63% करेगा, यानी कि इट विल नॉट चार्ज कंप्लीटली। लेट से 37 कूलम में से ये कोई
63% इसका कितना होगा, कोई होगा मेरे ख्याल से 22 के आसपास होगा। तो 22 के बाद इसके अंदर जो बच जाएंगे वो 15 कूलम बच जाएंगे। फिर इस 15 कूलम का ये 63% करेगा। 15 कूलम का जो आपके पास 63% आएगा वो मेरे ख्याल से 9 या 10 के आसपास आएगा। तो इसके बाद जो पीछे बच जाएंगे वो 6 कूलम बच जाएंगे। फिर इस 6 कूलम का 63% करेगा एंड सो ऑन। इट विल नेवर एवर चार्ज कंप्लीटली। क्यों? क्योंकि हर वक्त ये 63% ऑफ इट्स टोटल चार्ज किए जा रहा है। इक्वेशन की बात करें तो इसका इक्वेशन आता है, लेट्स से एमसीक्यू आपको दे देता हूं। एमसीक्यू के अंदर वो ये कहता है कि चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, द इक्वेशन फॉर चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर इज, तो मैं आपसे कहता हूं Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई टी बाई आर सी। और मैं यहाँ पर एक और दे देता हूँ V इज इक्वल टू V नॉट 1 माइनस ई टी बाई आर सी। मैं एक और दे देता हूँ बोथ A एंड B। मैं एक और दे देता हूँ, मैं कहता हूँ नन ऑफ दिस। तो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? तो आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो नन ऑफ दीज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस टी बाई आर से नहीं है। अब जब मैंने माइनस लगा दिया तब आपका डेल्टा ऑप्शन सही नहीं होगा, बोथ ए एंड बी आंसर सही होगा, दोनों सही हैं। अल्फा भी नहीं, बीटा भी नहीं, दोनों सही हैं। क्यों भला? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं क्यू को सी से डिवाइड कर दूं बस, तो मेरे पास ये सेकंड इक्वेशन बन जाती है। Dividing capacitance on both the sides, I get the second option. So the correct option will be Charlie. In case अगर ये माइनस का साइन लगाओ, मैंने जानबूझ कर पहले माइनस का साइन नहीं लगाया हुआ था। खैर, आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक माइनस का साइन भी एग्जिस्ट करता है, तो कभी कभार बोथ ए एंड बी का आंसर भी नहीं होता है। चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर के लिए जरूरी है कि एक बैटरी को अटैच किया जाए कैपेसिटर के साथ, लेकिन उसकी शर्त यह भी है कि साथ ही साथ कोई दूसरा पाथवे बैटरी को प्रोवाइड ना किया जाए। क्योंकि जैसे ही बैटरी को ये वाला पाथ प्रोवाइड किया जाए और दोनों पाथ प्रोवाइड किए जाए, तो यहाँ पर लगा हुआ है एक रेजिस्टर, और रेजिस्टर कभी भी यहाँ से करंट को फ्लो नहीं होने देगा। और बैटरी कहेगी यार यहाँ से डायरेक्ट करंट हाथ हो रहा है, तो वहां पर लेकर जाने की एनर्जी वेस्ट करने की क्या जरूरत है, काहिल और सुस्त बैटरी बन जाती है। लिहाजा ये वाला आप कनेक्शन मिटाएंगे तभी ये बैटरी इसको चार्ज करना शुरू कर देगी। किस तरह से भाई कनेक्शन बनाएगा तू? इसको यूं करके यूं बना दे। हाँ, तो आपका जब ये कनेक्शन बन जाएगा तो हमारा जो बैटरी है, सॉरी कैपेसिटर है, वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफिकली हम लोग इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये लेट से मेरे 0.5 है क्यू नॉट, ये लेट से मेरा 0.63 है, और ये लेट से मेरा क्यू नॉट है, यानी मैक्सिमम चार्ज टोक। मेरा जो ग्राफ बनेगा वो इनिशियली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा यहाँ तक, उसके बाद ये ग्राफ टिल्ट होना शुरू हो जाएगा, और ये टिल्ट होते 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 कभी भी ये ग्रीन वाली लाइन को टच नहीं करेगा, क्योंकि कैपेसिटर कैन नेवर चार्ज कंप्लीटली। खैर, अभी भी थोड़ा सा डिस्टेंस है, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा कैमरा की रेजोल्यूशन थोड़ी कम होगी, बाकी यहाँ पर अच्छा खासा 2-3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मौजूद है। तो ये तो हमारा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का ग्राफ। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आरसी के पर्सपेक्टिव से। अगर आरसी की वैल्यू जब वो स्मॉल होगी तो चार्जिंग क्या होगी? रैपिड चार्जिंग। भाई हमारे लिए तो ये फायदेमंद है कि हमारी जो कैपेसिटर की चार्जिंग है वो रैपिड हो रही है। अगर तो ये लार्ज होगी तो हमें क्या फ़ायदा होगा? तो हमारी जो डिस्चार्जिंग होगी वो भी रैपिड होगी। सर ये आपने कहा था कि मोबाइल्स के अंदर भी होते हैं, तो मैं कहूँगा येस, दीज कैपेसिटर्स आर प्रेजेंट इन योर मोबाइल। अगर आपको टॉर्च चलानी है एक कैपेसिटर, अगर आपको कैमरा चलाना है एक कैपेसिटर, अगर आपको स्क्रीन ऑन करनी है कैपेसिटर, आपने पावर की ऑन की, कैपेसिटर ने काम किया। आपकी जो टॉर्चेज होती हैं, जो आम घरों के इमरजेंसी लाइट्स होती हैं, उनके अंदर भी कैपेसिटर्स ही मौजूद होते हैं, उनके अंदर भी कैपेसिटर्स ही मौजूद होते हैं। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर के ऊपर। डिस्चार्जिंग के लिए यहाँ पर मैं सिर्फ डिस्कवर्ड ऐड कर दूंगा। यहाँ पर एमसीक्यू के अंदर जब मैं ऑप्शन लूंगा तो ये नन ऑफ दीज आएगा, और ऑप्शन अगर मैं ऐड कर दूं तो Q इज इक्वल टू Q नॉट E माइनस टी बाई आर सी, V इज इक्वल टू V नॉट E माइनस टी बाई आर सी, Q बाई C इज इक्वल टू Q नॉट बाई C E माइनस टी बाई आर सी। तो these all options will be correct, these all options will be correct। ये तमाम इक्वेशन डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर के लिए है। अगर RC इक्वल टू T डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर के लिए छोटा होगा तो हमारे पास जो रैपिड होगी वो डिस्चार्जिंग होगी, जो कि हमें फायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है। और जो डिस्चार्जिंग जो है हमारी रैपिड होगी। लार्ज अगर RC इक्वल टू T होगा तो हमारी जो
तो यहाँ पर तो मैंने पहले ही डिस्चार्जिंग लिखा है, क्या ही बात है यार मेरी। तो लार्ज अगर हमारे पास टाइम कांस्टेंट होगा तो हमारी जो चार्जिंग भी होगी, रैपिड डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग सही है, तो हमारी जो लार्ज होगी तो हमारे पास रैपिड नहीं, टाइम टेकिंग डिस्चार्जिंग होगी। वहां पर पिछली बार में सही कर लीजिएगा, मैंने फ्लो के अंदर ही आपको सही नहीं बताया कि हमारे पास अगर चार्जिंग का जो आरसी इक्वल टू टी स्मॉल होगा तो रैपिड चार्जिंग होगी, और अगर लार्ज होगी तो टाइम टेकिंग चार्जिंग होगी। और अगर तो हम लोग आरसी इक्वल टू टी की वैल्यू स्मॉल कर लेंगे डिस्चार्जिंग के लिए तो हमारी जो रैपिड डिस्चार्जिंग होगी, और लार्ज के लिए टाइम टेकिंग डिस्चार्जिंग होगी। यहाँ पर टाइम टेकिंग का वर्ड ऐड कर दीजिएगा, पिछली बार हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। इसके बाद हमारे पास एक एमसीक्यू आ जाता है कि कैपेसिटर चार्जेस एंड डिस्चार्जेस, तो एक्सपोनेंशियली चार्ज और डिस्चार्ज होता रहता है। इसका भी अगर हम लोग ग्राफ बना लें तो चलो इसी के अंदर ग्राफ ऐड कर लेते हैं। तो हमारा जो नहीं, बल्कि इसके अंदर नहीं ऐड करते, अलग से एक बना लेते हैं। अगर तो हम लोग डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर को एक्सप्लेन करना चाहें तो द टाइम टेकन बाय अ कैपेसिटर इन व्हिच इट डिस्चार्जेस 63% ऑफ इट्स चार्जेस इज नोन एज डिस्चार्जिंग ऑफ अ टाइम कांस्टेंट फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्यू नॉट है, यहाँ पर -0.37 क्यू नॉट है, और यहाँ पर हमारे पास 0 क्यू नॉट है। तो हम लोगों का जो ग्राफ होगा वो इनिशियली तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बनेगा, फिर हमारा एक्सपोनेंशियली ग्राफ बढ़ता 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 चला जाएगा। तो ये हमारे पास डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर की भी हमारे पास डायग्राम आ गई है। अगर तो मैं आपसे बात करूं तो यहाँ एक्स एक्सेस के ऊपर हमारे पास क्या है, टाइम है। तो आपके पास अगर वो दे के स्लोप ऑफ दीज ग्राफ्स रिप्रेजेंट, स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप कहोगे tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस क्यू बाई टी किसके बराबर होता है, करंट के बराबर होता है। तो द स्लोप ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर प्रोवाइड्स अस विद द इंफॉर्मेशन ऑन करंट। अगर तो हम लोग एक कुछ और एमसीक्यूज कर लें, एक एमसीक्यूज और भी कर लेते हैं, यहाँ पर इसको रेस करते हैं और यहाँ पर कुछ और एमसीक्यूज कर लेते हैं। अगर तो मैं एक सर्किट डायग्राम बना लूँ और उसके अंदर आपको ऑप्शन दे दूँ, तो क्या आप ऑप्शन का आंसर सही दे सकते हैं? लेट्स सी। तो मेरे पास एक एमसीक्यू है, एमसीक्यू का है पहला ऑप्शन मेरे से ये कहता है कि, चलो सर्किट डायग्राम पहले बना लेते हैं। ये रेजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, ये बैटरी है अटैच्ड है। मुझे बताओ द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, यू सप्लाइड बाय द बैटरी, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी कितनी होगी? एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, तो आपसे मैं अल्फा ऑप्शन कह देता हूँ 1/2 CV², मैं आपसे कह देता हूँ लेस देन 1/2 CV², मैं बीटा ऑप्शन चार्ली ऑप्शन दे देता हूँ मोर देन 1/2 CV², और मैं डेल्टा ऑप्शन दे देता हूँ नन ऑफ दिस। तो आपके ख्याल से आंसर सही वाला कौन सा होगा? तो आप लोग कहेंगे कि सर एमसीक्यू का जो आंसर सही हमें लग रहा है वो मोर देन 1/2 CV² लग रहा है। भाई भला क्यों? क्योंकि हमारे पास जो बैटरी है वो सप्लाई कर रही है एनर्जी किन किन चीज़ों को, एक इस रेजिस्टर को और एक इस कैपेसिटर को। तो सर्टेन एनर्जी विल बी डेसिपेटेड बाय दिस रेजिस्टर एंड देन इट विल गो टू कैपेसिटर। तो कैपेसिटर ने लेट से अगर 2 जॉल एनर्जी स्टोर की है तो बैटरी चाहे 3 जॉल दे रही हो, तो द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी विल बी मोर देन 1/2 CV²। क्यों? क्योंकि बैटरी ने इससे ज़्यादा एनर्जी सप्लाई की हुई है और 1 जॉल इस रेजिस्टर ने अपने साथ एनर्जी ले ली है। डीसी बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर की अगर बात की जाए तो अगर हम लोग डीसी करंट अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर का जो बिहेवियर होगा वो इंसुलेटर टाइप हो जाएगा, यानी मैं यहाँ पर यूं पुट कर देता हूँ, इंसुलेटर बिहेव करेगा। इंसुलेटर, कैपेसिटर एक इंसुलेटर बिहेव करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ डीसी करंट। इसकी अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी मालूम करना चाहें इस ग्राफ से, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या आएगी? इनफिनाइट आएगी। एक्सी क्या आएगी? एक्सी क्या आ जाएगी आपके पास? अगर तुम लोग फ्रीक्वेंसी क्या आएगी हमारे पास? फ्रीक्वेंसी तो 0 आएगी ना, इनफिनाइट थोड़ी ना आएगी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 0 आएगी। एक्सी का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 पाई एफ सी। तो हमारे पास हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो 1/0 इज ऑलवेज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि द ऑपोजिशन सप्लाइड बाय द कैपेसिटेंस व्हेन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0 व्हेन द डीसी करंट इज अप्लाइड, तो हमारे पास जो एक्सी आएगी वो इनफिनाइट आ जाएगी।
इसी के साथ साथ हमारे पास जो करंट फ्लो करेगा वो भी 0 होगा। x इज इक्वल टू 1/2πfc। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। यहाँ तक ही था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम लोग देखते हैं हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिर वो उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।